नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक शानदार सेशन लेकर के आए हैं। साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और इससे पहले कि यदि आपने 18 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले 18 पार्ट को भी देखिएगा। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हमने पिछले पार्ट्स में करवाए हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम रीजनिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एवं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आज की ये जो क्लास रहेगी इसमें कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है लेखाकार, लड़कियां और इंटरनेट उपयोगकर्ता, इनके बीच का सही बेन आरेख क्या होगा। इसके अतिरिक्त दोस्त क्वेश्चन नंबर हम 1 को देखेंगे, कह रहा है दवाई है अगर बीमारी से संबंधित तो पुस्तक किससे संबंधित होगी। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। तो इस तरह के लगभग जो टॉप 30 प्रश्न रहेंगे आपके यूपी पुलिस के लिए, उनको हम शानदार तरीके से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप लोग एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, सारे के सारे इस क्लास से संबंधित जो पीडीएफ मिलेंगे वो डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। और सर ये हमें कहाँ पर मिलेगा, तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उसके आधार पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। चाहो तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आप हमसे अपने डायरेक्ट डाउट भी पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। सभी प्यारे दोस्त इसका सही उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो पहला पद क्या है, दवाई है, दूसरा पद बीमारी, तीसरा पद पुस्तक और चौथा ज्ञात करना है। देखो मैं बात कर लूं अगर दवाई की, किसकी, अगर दवाई की। दोस्तों दवाई से क्या होता है, दवाई खाने से जो बीमारी होती है वो भाग जाती है। क्या होता है, दवाई खाने से क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जो बीमारी होती है वो भाग जाती है। जैसे बुखार है किसी व्यक्ति को, वो अगर दवाई खा लेता है, बुखार की गोली है वो खा लेता है, तो क्या होता है, उसकी बीमारी भाग जाती है। उसी प्रकार दोस्तों पुस्तक के पढ़ने से क्या होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसका अज्ञान भाग जाता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तक के पढ़ने से क्या होगा, अज्ञान दूर हो जाएगा। जिस प्रकार दवाई खाने से क्या होता है, आप कहेंगे सर दवाई खाने से जिस प्रकार हमारी बीमारी दूर होती है उसी प्रकार पुस्तक पढ़ने से अज्ञान दूर होता है। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्द के माध्यम से संबंध में निकटता से समानता रखता है। यानी कि ये एक आपको शब्द का जो युग्म दे रखा है इसके अनुसार जो समानता है वो कौन सा रखता है। तो दोस्त अगर हम बात करेंगे ऑक्टोपस के बारे में, किसके बारे में, ऑक्टोपस के बारे में अगर बात करते हैं तो आप लोग याद रखेंगे ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जो कहाँ पर रहता है, तो आप कहेंगे जल में रहता है। कहाँ में रहता है, तो सर जल में रहता है। ऑक्टोपस कहाँ में रहता है, जल में रहता है। और बात करेंगे अगर हम आदिमानव की, तो क्या आदिमानव तीर में रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। क्या दोस्त आपका जो आदिमानव होगा जो रूस होगा वो साम्यवाद में रहेगा, तो रूसी साम्यवाद में नहीं रहेगा। लेकिन जो विकल्प नंबर हमें सर सी दिखाई दे रहा है ये एकदम सटीक है। जो बंदर होता है ये वृक्ष पर रहता है। क्या सर पक्षी घर में रहते हैं, पक्षी घोंसले में रहते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी क्या बनेगा, आपका एज इट इज समान संबंध बनेगा। जिस प्रकार ऑक्टोपस आपका जल में होगा, बंदर आपका वृक्ष पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से एक शानदार सा क्वेश्चन है। दोस्तों हमसे कहा है एक कूट भाषा में डिस्क को 8749 और एच को 3950, तो हेड का कोड क्या होगा। देखो डिस्क को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे DISC लिखेंगे। इसका कोड क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर 87 और 49, तो 8749 कोड लिख देंगे। उसके बाद दोस्त ACHE, एच को क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में लिखा है 39 और आगे हो जाएगा 50। ठीक है, इस तरह से कोड किसका बताना है, हेड का, HEAD। ठीक है, यही तो बताना है कोड, जल्दी से बताओ क्या यही कोड बताना है, आप कहेंगे बिल्कुल। देखो जो कोड बने हैं, डी के सामने 8 है, आई के सामने 7 है और एस के सामने 4 है, सी के सामने 9 है। उसी प्रकार ए के सामने क्या है, 3 है, सी के सामने 9 है, एच के सामने क्या है, तो कहेंगे 5 है और ई के सामने 0 है। देखो कैसे हमें पता चला कि इसके सामने सामने के कोड है, क्योंकि जो सी का कोड है इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो इससे हम पता लगा लेंगे जो कोड है वो सारे के सारे सामने के कोड हैं। तो देखो एच का कोड क्या बनेगा, ई का क्या बनेगा, ए का क्या बनेगा और डी का क्या बनेगा। तो इसके बारे में याद रखेंगे, एच सबसे पहले 5, तो 5 से शुरुआत होगी, ये वाला विकल्प गलत है और ये वाला भी विकल्प गलत है। आगे देखेंगे ई का कोड क्या है, 0, ई का कोड 0 है, तो देखो 5 के बाद 0 एक ही विकल्प में दे रखा है, आगे चेक ही नहीं करना है, ये वाला विकल्प नंबर बी गलत हो जाएगा और विकल्प नंबर ए सही उत्तर बनेगा, मतलब 5038।
50 38 सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक और शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों कह रहे हैं इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो ऐसा प्रश्न जब आपके सामने आता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको पहले पहले पद का क्वेश्चन ढूंढ लेना है, पहले पहले पद का संबंध ढूंढ लेना है, इसको याद रखेंगे। तो पहला पद एफ के बाद एच, एच के बाद जे, जे के बाद क्या हो जाएगा एल। गौर से समझो दोस्तों, जे के बाद क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे एल हो जाएगा। तो एफ जो होता है वो 6 पर होता है, एच होता है 8 पर होता है, जे आपका 10 पर होता है, एल होता है 12 पर। तो अगला वाला कितने पर आएगा, 14 पर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, और 14 पर जो आता है वो एन आता है। कौन आता है, एन आता है। तो विकल्प नंबर ये गलत हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर 3, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद क्या है, 1 मिनट, 3 के बाद क्या है, तो दोस्तों आप कहेंगे 7 है, 7 के बाद 15 है, 15 के बाद 31 है, तो 31 के बाद क्या आएगा। तो इसका लॉजिक भी समझ लो, 3 के बाद 7 हुआ है तो कितना है, आप कहेंगे 4 जुड़ा है। आगे 7 से 15 हुआ है तो कितना, 8 जुड़ा है। और 15 से 31 हुआ है तो 16 जुड़ा है। 4 8 16, तो अगला वाला कितना जुड़ेगा, 32 जुड़ेगा, क्योंकि डबल का लॉजिक चल रहा था। तो 31 में जैसे ही 32 जोड़ेंगे तो 63 आएगा। एन के बाद क्या आना चाहिए, 63 आना चाहिए। तो देखो एन के बाद जब 63 देखते हैं तो एकमात्र विकल्प आता है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। विकल्प नंबर सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्त हमसे कहा है जो फूल है वो किसमें है, फूल आपका गुलदस्ता से संबंधित है। यहां पर लिखेंगे फूल गुलदस्ता, ठीक है, क्या लिखेंगे, फूल गुलदस्ता। और आगे देखो लिखा है अपराधी, क्या लिखा है दोस्त, आप कहेंगे अपराधी। तो फूल अगर गुलदस्ता है तो अपराधी क्या हो जाएगा, आप जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखो जो फूल होता है, फूल को जो रखने का स्थान होता है, फूल को रखने का स्थान गुलदस्ता होता है, उसी प्रकार अपराधी कहां पर होगा, आप कहेंगे जेल में होगा। कहां पर होगा सर, जेल में। और अपराधी जेल में होगा तो जेल विकल्प नहीं, तो इसका एक समानार्थी होता है कारागृह। क्या है सर, विकल्प नंबर 1 में दे रखा है कारागृह। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा, आप कहेंगे सर विकल्प नंबर 1 बन जाएगा, कारागृह, बंदी गृह या जेल, ये इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिससे तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले से है। तो देखो लिखा है रविंद्रनाथ अगर गीतांजलि से संबंधित है। दोस्त एक बात याद रखनी है आप लोगों को, जो रविंद्रनाथ है यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर की यहाँ पर बात कर रहा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर कौन, रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है प्यारे दोस्तों, वो फेमस पुस्तक है जिसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल मिला था। उस पुस्तक का क्या नाम है, तो आप कहेंगे सर गीतांजलि। गीतांजलि क्या है, कविताओं का एक संग्रह है, इस बात को याद रखेंगे। उसी प्रकार अगर हम मैक्सिम गोर्की की बात करें, किसकी बात करेंगे, मैक्सिम गोर्की की, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि मैक्सिम गोर्की है कौन। तो जो मैक्सिम गोर्की है प्यारे दोस्तों एक लेखक है। कहाँ का लेखक है, तो रूस का लेखक है। जिस प्रकार रविन्द्रनाथ ने गीतांजलि लिखी थी उसी प्रकार मैक्सिम गोर्की ने कौन सी लिखी थी, मदर लिखी थी, इस बात को याद रखेंगे। तो सही उत्तर मदर बन जाएगा। परिणीता की बात करते हैं। परिणीता एक पुस्तक है प्यारे दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है, सलमान रश्दी की है। तो जीके की भी 2 क्वेश्चन याद रखने हैं, ठीक है, परिणीता और मिडनाइट चिल्ड्रन। सही उत्तर आपका बनेगा विकल्प नंबर बी। जिस प्रकार रविंद्रनाथ की पुस्तक गीतांजलि है उसी प्रकार मैक्सिम गोर्की की जो पुस्तक है वो प्यारे दोस्तों मदर हो जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए सेट में बेमेल शब्द चुने। जल्दी से बताओ बेमेल क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक सेट दे रखा है, कह रहा है कौवा है, चमगादड़ है, कबूतर है और तोता है। तो यहाँ पर जो विषम बनेगा चमगादड़। क्यों बनेगा सर, जो चमगादड़ होता है ये रात में निकलता है। कब निकलता है, रात में निकलता है, या फिर कह सकते हैं चमगादड़ उल्टा लटकता है। कैसा, उल्टा लटकता है, ठीक है। या फिर इसी को कहा जाता है पक्षी, जो लोमड़ी है वो फ्लाइंग फॉक्स यानी उड़ती हुई लोमड़ी कौन है, चमगादड़ है। तोता दिन में आएगा, कौवा दिन में आएगा, कबूतर दिन में आएगा, लेकिन जो चमगादड़ है ये विषम है, ये बेमेल है क्योंकि रात में आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित, इसको समझेंगे आप लोग। यहां पर हमसे कहा है ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। कथन नंबर 1 आपके सामने है, कह रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग है दोस्त उससे क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है। आगे कह रहा है पिघलते ग्लेशियर जल स्तर की वृद्धि का कारण बनेंगे जो तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। तो देखो यहां पर पहला निष्कर्ष लिखा है ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र प्रभाव ग्लेशियरों का पिघलना है। ग्लोबल वार्मिंग जब भी कभी भी निष्कर्ष में एकमात्र आ जाए या फिर केवल आ जाए तो इस स्थिति में क्या होता है, ये सारे के सारे निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। तो ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि इसमें एकमात्र आया। उसके बाद कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा। बिल्कुल करेगा सर, कैसे प्रभावित करेगा, जैसे मालदीव है,
जो मालदीव है वो आपका तटीय क्षेत्र में रह रहा है, मतलब आइलैंड वाला देश है। और 2050 तक एक ऐसी रिपोर्ट आई है कि 2050 तक मालदीव डूब जाएगा पूरी तरह से, ऐसा कहा गया है, ठीक है, रिपोर्ट्स में। तो जो तटीय क्षेत्र रह रहे हैं, ग्लेशियर जब पिघलेंगे, ग्लेशियर का पानी समुद्र में एकत्रित होगा, तो ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं ये डूब जाएंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे निष्कर्ष नंबर 2 क्या है, आपका सही है। तो हम कहेंगे केवल जो सिर्फ जो आपका सेकंड है उससे हम क्या है, सहमत हैं, यानी कि ओनली सेकंड कंक्लूजन आर फॉलोड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कथन और निष्कर्ष से संबंधित। यह भी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। पहला कथन में लिखा है इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। देखो इंटरनेट क्या है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है फिर भी इंटरनेट एक वरदान या अभिशाप, इस पर निरंतर बहस जारी है। गौर से समझेंगे, फिर भी इंटरनेट एक वरदान या अभिशाप, इस पर निरंतर क्या है, बहस जारी है। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है, निष्कर्ष नंबर 1 क्या कह रहा है, इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। देखो इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, ये बिल्कुल सही है। ये क्यों सही है दोस्त, इसको याद रखेंगे। देखो इंटरनेट के माध्यम से आप हमसे पढ़ पा रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आज करोड़ों लाखों डॉलर कमा के बैठी हैं। इंटरनेट के माध्यम से आपका जीवन आसान हो गया, कोई चीज़ आपको फाइंड करनी है तो तुरंत मिल जाती है। तो इंटरनेट के बिना का जो जीवन होगा वो तो आदि मानव के तरीके का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसकी कल्पना करना मुश्किल है, याद रखेंगे। विकल्प नंबर जो निष्कर्ष नंबर 1 है सही है। अब कह रहा है इंटरनेट पर लगातार बहस अनावश्यक है, जल्दी से बताओ। यहां पर अनावश्यक कह रहा है और यहां पर कह रहा है निरंतर बहस जारी है, तो यहां पर उल्टा क्यों कह रहा है, उल्टा कह रहा है तो ये गलत हो जाएगा। कथन के अनुसार अगर निष्कर्ष नहीं चलेगा तो वो गलत हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों इस स्थिति में हम कहेंगे ओनली फर्स्ट निष्कर्ष आर फॉलोड, यानी कि दोस्त आपका सिर्फ एक निष्कर्ष से हम लोग सहमत हैं, ये सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये नॉन वर्बल का, इसको याद रखेंगे। यहां पर हमसे कहा है, कह रहे निम्नांकित आकृति में अगली आकृति की पहचान करें, कौन सी होगी। तो देखो अगर इसकी बात करेंगे, इसका सिंपल लॉजिक देखेंगे। एरो के माध्यम से पहले पूर्व में था, फिर पश्चिम में आया, फिर दक्षिण में आया, तो अब की बार कहां पर जाएगा, आप कहेंगे पूर्व में जाएगा। कहां पर जाएगा दोस्तों, पूर्व में जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहां पर क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। तो इस तरह का होना चाहिए। देखो ये गलत है, ये गलत है, ये उल्टी दिशा में तो गलत है। विकल्प नंबर बी क्या है, सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमसे कहा है सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। गौर से समझो, जो सुरेश है प्यारे दोस्तों वो परिचय दे रहा है किसी आदमी का। तो मैं अगर यहां पर प्यारे दोस्तों क्या रख देता हूं, सुरेश रख देता हूं। क्या रख देता हूं, सुरेश। तो सुरेश रख दिया। सुरेश कह रहा है कि जो एक आदमी है वो उस स्त्री का पुत्र है, पता नहीं कौन सी स्त्री। यहां पर मैं बना दूंगा एक स्त्री को, ठीक है। ये फिल्म वाली स्त्री नहीं है, ये आपके क्वेश्चन वाली स्त्री है। कह रहा है उस स्त्री का पुत्र है, मतलब इस स्त्री का क्या है, आप कहेंगे सर पुत्र है। तो कौन है, तो आप कहेंगे आदमी। जिस आदमी से परिचय करवा रहा है कौन, सुरेश, तो वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता मेरी माता मतलब सुरेश की माता, सुरेश की माता का क्या है, सुरेश की माता का प्यारे दोस्तों पति है। तो देखो यहां पर देखो, एक मिनट, सुरेश की माता यहां पर बनेगी, सुरेश की माता के पति की माता है, तो सुरेश की माता के पति कौन बनेंगे, ये आदमी ही बन जाएंगे, और इसकी माता ये हो जाएगी। तो गौर से एक बार फिर से पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है वह उस स्त्री का पुत्र है, इस स्त्री का पुत्र है, ये बना दिया मैंने, जो मेरी माता सुरेश की माता के पति की माता है। इस तरह से बनाना है। तो अब क्वेश्चन में कहा है सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। से किसके साथ लगा है, आदमी के साथ। तो आदमी सुरेश को क्या कहेगा, आप कहेंगे पुत्र कहेगा, क्योंकि देखो यहां पर इस आदमी की और सुरेश की माता की शादी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, सुरेश पुत्र हो जाएगा प्यारे दोस्तों, मतलब बेटा हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों हमसे कहा है, कह रहा कैट तथा बोट को क्रमशः एक्स जेड जी वाई एल जेड जी की तरह कूट करते हैं, तो एग का कोड क्या होगा। देखो कैट, यहां पर अगर हम लिख दें कैट को, उसके बाद यहां पर लिख दें बोट को, BOAT को, गौर से समझेंगे आप लोग। एक तरफ कैट है, एक तरफ बोट है, लिखा क्या है, एक्स लिखा है, जेड लिखा है, आगे दोस्तों क्या लिखा है, जी लिखा है, यहां पर वाई लिखा है, एल लिखा है, जेड लिखा है, और क्या लिखा है, जी लिखा है। तो देखो इनका अगर आप लॉजिक देखेंगे, इसका लॉजिक बहुत प्यारा है। यहाँ पर सारे के सारे जो लेटर दे रखे हैं वो अपोजिट दे रखे हैं, विपरीत क्रम में दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं दोस्त, विपरीत क्रम में। ऐसे लेटर जिन दो लेटर का योग क्या हो जाए, जिन दो लेटर के स्थानीय मान का योग आपका 27 हो जाए, वह क्या होता है, विपरीत होता है। तो देखो ये सारे के सारे विपरीत हैं। तो ई का विपरीत क्या बनता है, इवनिंग, मैंने आप ट्रिक आपको बताई थी, एक ट्रिक वी,
तो वी से विकल्प शुरू होगा, सही होगा, ये गलत हो गया। डबल जी है तो डबल जी, जी टी रोड, तो टी बनेगा, मतलब वी के बाद क्या बनेगा, डबल टी बनेगा। तो वी के बाद डबल टी आप देखेंगे विकल्प नंबर सी में है। विकल्प नंबर सी क्या है, आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है दोस्तों एक कूट भाषा में टेबल को ELBAT, तो चेयर का कोड क्या होगा। तो देखो यहां पर मैं लिखूंगा TABLE। इसमें इसने लिखा कैसे है, इसने क्या किया है दोस्त, इसने पीछे से लेटर लिख दिए हैं ELBA और T। गौर से समझो, यहां से फिर यहां से फिर यहां से फिर यहां से फिर यहां से, यानी कि क्या कर दिया है आपका दोस्त, अपोजिट करके लेटर लिख दिए हैं। अब देखो यहां पर बात करेंगे चेयर की, CHA और I और R, तो पीछे से लिखेंगे R, फिर पीछे से लिखेंगे I, फिर पीछे से लिखेंगे A, फिर पीछे से लिखेंगे H, ठीक है, फिर पीछे से लिखेंगे तो C। तो विकल्प हमारा R से शुरू होकर C पर अंत होना चाहिए। R से शुरू और C से अंत, तो ये दो विकल्प कैसे हैं, गलत हो गए। आगे देखो, आगे देखो पीछे क्या दे रखा है, H दे रखा है। C से पहले क्या है, H, तो C से पहले H विकल्प नंबर 1 में आया है, A में आया है, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मानसिक अभिरुचि का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है पुलिस कर्मियों को अपने व्यवहार के संबंध में क्या बात ध्यान रखनी चाहिए। जल्दी से बताओ, पुलिस कर्मियों को क्या व्यवहार निष्ठुर करना चाहिए, मतलब क्या निष्ठुर तरीके से पेश आएंगे जनता से, बिल्कुल नहीं आएंगे, गलत है। क्या सभी से औपचारिक संबंध बनाने चाहिए, जल्दी से बताओ, क्या कोई पुलिस वाला सभी से मित्रता बना सकता है। आप कहेंगे कि सर हमने एक बचपन में गांव में एक कहावत सुनी है कि पुलिस वाले कभी किसी के मित्र नहीं होते हैं। तो कभी भी आप अगर पुलिस में लग जाए तो हर किसी को मित्र मत समझना, हो सकता है वो क्रिमिनल हो, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखो लिखा है सभी के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। हाँ ये सही हो जाएगा, चाहे कोई अपराधी हो चाहे कोई जनता हो, पुलिस वाले को हमेशा उससे सद्भावपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। आप उसको कानूनों के अनुसार, उसका कानूनों का फॉलो करके आप उसको उसके साथ व्यवहार करेंगे, ठीक है। तो केवल और केवल जो सही बनेगा प्यारे दोस्तों, वो आपका विकल्प नंबर सी बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। यह भी मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन है। कह रहा है आपके यदि आपके उच्च अधिकारी, क्वेश्चन में कहा यदि आपके उच्च अधिकारी आपको अतिरिक्त दायित्व दें तो आप क्या स्वीकार करेंगे, जल्दी से बताओ। तो आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। यदि कोई आपका, जैसे आप कांस्टेबल बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, कांस्टेबल बन रहे हैं, तो कांस्टेबल में अगर कोई दरोगा जी, कौन से, यानी जो SIG हैं, अगर उच्च अधिकारी हैं, ये आपसे कांस्टेबल से उच्च होते हैं, अगर ये आपको कार्य दें कि जाओ ड्यूटी करके आओ, तो आप क्या मना करेंगे, जल्दी से बताओ। क्या कभी कभी ड्यूटी करेंगे, बिल्कुल नहीं। SI साहब कहेंगे तो हम जल्दी से जाएंगे। क्या कभी कभी करेंगे, बिल्कुल नहीं। आगे अवसर देखकर करेंगे, अवसर देखकर नहीं करेंगे सर, सदैव करेंगे। अगर SI साहब का ऑर्डर है कि ड्यूटी पर जाना है तो जाना है, ये कांस्टेबल का एक नियम होना चाहिए, ठीक है दोस्त। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने बड़े अधिकारियों का जो कानून होंगे वो मानने पड़ेंगे, आज्ञा होगी जो माननी पड़ेगी, तो सदैव आप उनको स्वीकार करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और शानदार मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे GS में भी पूछा जाता है। कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। दोस्त हमसे बात कर रहा है फंडामेंटल राइट के बारे में, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हमने अमेरिका से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं दोस्त, ये कहाँ से लिए हैं, तो आप कहेंगे अमेरिका से लिए हैं। तो मौलिक अधिकार कह रहा है कहाँ पर चर्चा की गई संविधान में, तो कहेंगे सर भाग 3 में की गई है। कहाँ पर, भाग 3 है, और अनुच्छेद पूछ लेगा तो 12 से 35 है। क्या है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 2 में क्या है, सिटीजनशिप, यानी कि क्या है सर, नागरिकता है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 4 में क्या है, भाग 4 में आप कहेंगे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 1 में क्या है, तो आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसका सही उत्तर सी बनेगा। दोस्त अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर रखा जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, स्क्रीन में ये जो दिशा होती है ये दाईं होती है, और ये प्यारे दोस्तों कौन सी दिशा होती है, तो बाईं होती है। कौन सी होती है, याद रखेंगे आप लोग। ये दिशा हमारी कौन सी बन जाएगी, तो सर बाईं दिशा बन जाएगी। अब देखो कहा है जो पिता है उस पुत्र की बाईं ओर, तो मैं अगर पुत्र को यहां पर रख दूं तो पुत्र की बाईं दिशा कौन बनेगी, यही तो बनेगी, क्योंकि स्क्रीन में इसी तरफ तो जा रहे हैं तभी तो बाएं आ रहे हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो जो पिता है उसे पुत्र की बाईं ओर रखा जाता है, तो पिता पुत्र की बाईं ओर हो जाएगा। कह रहा है किंतु दादा की दाईं ओर है, आगे का किंतु दादा की दाईं ओर पाया गया, तो दादा यहां पर आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, दादाजी यहां पर आ जाएंगे, दादा की बाईं ओर पाया गया। आगे का है माता अपनी पुत्री के दाईं ओर है। जो माता है प्यारे दोस्तों, क्या है, माता अपनी पुत्री
कहाँ पर है? तो दाईं ओर है। किंतु सर कहाँ है? आगे दादा के बाईं ओर है। दादा की बाईं ओर कौन है? माता है। तो दादा की बाईं ओर माता को बना देंगे, और पुत्री के दाईं ओर है तो पुत्री यहां पर आ जाएगी। तो दोस्तों प्रश्न में अब हमसे पूछा है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मध्य में बैठा है? मध्य में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मतलब दादाजी बैठे हैं। घर का सबसे सीनियर सदस्य कहां पर बैठता है? बीच में बैठता है, इस बात को याद रखेंगे। तो विकल्प नंबर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें फाइंड आउट करना है मिसिंग टर्म, मिसिंग अंक ज्ञात करना है। जल्दी से बताओ क्या होगा। देखो अगर हम दोस्तों ऊपर ऊपर के लेटर जोड़ दें तो 50, 30, 80, 81, ये 81 हो जाएंगे। अगर नीचे वाले 9 से भाग लगा दें तो क्या बचेगा? सर 9 बच जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगर नीचे वाले 9 से भाग लगा दें ऊपर वाले लेटर को जोड़ के तो 9 आएगा। उसी प्रकार ऊपर के लेटर जोड़ेंगे, नीचे से भाग लगाएंगे तो 40, 20, 60, 3, 63 कितने हो जाएंगे? सर आप कहेंगे यहां पर हमारे 63 आएंगे। 7 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो बराबर में 9 आ जाएगा। उसी प्रकार अब देखो, उसी प्रकार प्यारे दोस्तों क्या करना है, आपको ऊपर ऊपर के लेटर जोड़ने हैं। तो आप क्या करेंगे सर? 43 और 11 मतलब हो जाएगा 54। भाग किससे लगाना है? क्वेश्चन मार्क से। तो बताओ क्या आएगा? क्या आएगा जल्दी से बता दो। आना चाहिए हमारा 9, तो 9 से काट दो, 9 छक 54। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखो कहां पर 6 दिया है? सर विकल्प नंबर 1 में दिया है। जल्दी से प्यारे दोस्तों बताओ क्या आपको ये क्लास समझ में आ रही है या मैं अपने आप को पढ़ाता जा रहा हूं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्त आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 एक शानदार क्वेश्चन है। कह रहा 38 + 15 को 66 लिखा जाता है, 29 + 36 को 99 लिखा जाता है, तो 42 और 44 को क्या लिखा जाएगा? देखो अगर इसकी प्रश्न की बात करेंगे तो साथियों याद रखना ये जो 38 लिखा है और ये 15 लिखा है, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है इसको। इस 38, 15 को लिखना है 3 + में 8, ठीक है, और बॉक्स कर देना है बंद। फिर लगाना है मल्टीप्लाई, और उसके बाद में 1 + में 5, फिर इसको भी बंद कर देना है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करना है। तो 8, 3, 11 मल्टीप्लाई 5, 1, 6, देखो 66 आ गया। जल्दी से बताओ 66 आ गया, यही तो लिखा गया है भाई, जल्दी से बताओ यही तो लिखा गया है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखा गया है। उसके बाद चेक करते हैं, उसके बाद दूसरी वाली लाइन 29 मतलब 2 + 9, 2 + 9 बंद कर दो बॉक्स को, मल्टीप्लाई लगा दो। 3 + 6 क्या हो जाएगा? 3 + 6, 9 2 कितना होता है? तो सर कहेंगे 11 होता है। मल्टीप्लाई 6 3 कितना? 9, तो सर 99, देखो 99 तो ये तो आया है। 29 + 36 करने के बाद 99 ही तो आया है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। अब इसी लॉजिक का प्रयोग करके सॉल्व कर लेंगे। तो 8 2 कितना होता है सर? 8 2 जोड़ेंगे तो 10 होता है, 4 4 जोड़ेंगे तो 8 होता है, दोनों का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 देखेंगे तो विकल्प नंबर 3 में है। विकल्प नंबर 3 क्या है मित्र? आपका सही उत्तर है, यही इसको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, ये भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका गणितीय समीकरण का। कह रहा है यदि भाग का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग है तो समीकरण का सही उत्तर क्या होगा? देखो पीछे ऑप्शन कट रहा है, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब देखो ऐसे प्रश्न में हमने आपको बताया है सबसे पहले आपको प्रतीक लिख लेने हैं बिना नंबर के, सॉरी जो बिना प्रतीक के नंबर लिखने हैं उनको याद रखेंगे। तो नंबर लिखेंगे, प्रतीक छोड़ देंगे, फिर से नंबर लिखेंगे, प्रतीक छोड़ देंगे, फिर से नंबर लिखेंगे, फिर प्रतीक छोड़ेंगे, फिर नंबर लिखेंगे, फिर प्रतीक छोड़ेंगे, ठीक है। और बराबर में हमें ज्ञात करना है कितना आएगा। अब देखो बोर्ड मास का अगर प्रयोग करेंगे साथी तो देखो गुणा का अर्थ क्या है? डिवाइड है। लास्ट वाली लाइन में क्या है? गुणा का जो अर्थ है वो डिवाइड यानी भाग है। आगे देखो माइनस का जो अर्थ है प्यारे दोस्तों वो गुणा है, तो गुणा कर देंगे। और जो आपका भाग आया है उसका अर्थ प्लस है, और जो प्लस आया है उसका अर्थ माइनस है। अब देखो दोस्तों इसको बोर्ड मास का प्रयोग करके सॉल्व करना है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड तो 9 से कटेगा, मल्टीप्लाई आएगा 7, प्लस में हो जाएगा, इसमें घटा दो, देखो 8 में से 2 तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 9 7 कितना होगा? 63 होगा। और 63 में दोस्त 6 जोड़ेगा तो कितना आएगा? आपका 69 आएगा। कितना आएगा? तो याद रखेंगे 69 आएगा। विकल्प नंबर आपका जो 3 होगा वो प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कोडिंग ब्लड रिलेशन का। किसका? कोडिंग ब्लड रिलेशन का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है A + B का अर्थ है ए बी की माँ है, A - B का अर्थ है ए बी का भाई है, A × B का अर्थ है ए बी का पिता है, A / B का अर्थ है ए बी की बेटी है। तो देखो यहां पर क्या बन रहा है, गौर से समझेंगे तो जो आगे वाला नंबर है, आगे वाला ए हमेशा कुछ ना कुछ बन रहा है। जो आगे वाला है वो ए ही हमेशा पीछे ना पीछे वाला का कुछ ना कुछ बन रहा है, ठीक है। इस तरह से समझेंगे। तो देखो अगर सॉल्व करेंगे इस व्यंजक को, कौन से व्यंजक को? तो इस व्यंजक को सॉल्व करेंगे। गौर से देखो इस व्यंजक को अगर सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे सर P -
पी माइनस के का मतलब क्या है, पीछे वाला जो है वो आगे वाले का भाई है। पीछे वाला कौन है, तो आप कहेंगे सर पीछे वाला पी है, और ये भाई किसका हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर के का भाई हो जाएगा। तो के का मैं भाई बना दूंगा, ठीक है। के का अभी जेंडर पता नहीं है। आगे क्रॉस में लिखा है, क्रॉस में लिखा है ए बी का पिता है, मतलब आगे वाला जो के पिता है वो किसका, पीछे वाले वाई का। तो मित्र पीछे वाले वाई का पिता बनाएंगे के को, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर से माइनस आया है वाई माइनस जे, तो अभी देखा था आगे वाला भाई है, आगे वाला भाई है तो किसका, जे का भाई हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। आगे आ रहा है डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है दोस्त, आगे वाले जो है वो पीछे वाले की पुत्री है। देखो लास्ट वाली लाइन लिखा है डिवाइड का मतलब है आगे वाली पीछे वाले की क्या है, बेटी है, तो इसको समझो, ठीक है। तो यहां पर जो जे बनेगी ये बेटी बनेगी किसकी, पीछे वाले एस की। बेटी कैसे बनेगी दोस्त, जब हम के की एस से शादी करवाएंगे, के की एस से शादी करवाएंगे तो इसके ऊपर माइनस लगाएंगे, ठीक है। एस के ऊपर एक महिला है तो माइनस लगाएंगे। आगे क्या है दोस्तों, प्लस, और प्लस का जो अर्थ बताया है सर क्वेश्चन में, आगे वाली क्या है, पीछे वाले की माँ है, तो आगे वाली जो एस है वो पीछे वाले आर की माँ बन जाएगी। तो जब आर की माँ बनेगी तो ये तीनों के तीनों क्या बन जाएंगे, भाई बहन बन जाएंगे। आर का जेंडर पता नहीं है। देखो यहां पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं, मतलब गलत बताना है। तो अगर नंबर 1 को पढ़ते हैं तो कह रहा है जे पी की बेटी है, तो जे ये रही एक बेटी है किसकी, पी की, पी की नहीं है सर, ये तो के की बेटी है, तो आप कहेंगे ये वाला गलत हो गया। और पूछा क्या था, गलत वाला ही पूछा था, तो यही सही हो जाएगा। आएगा के एस का पति है, तो देखो के एस का पति है मतलब ये वाला सही है। वाई एस का बेटा है, वाई जो ये रहा ये किसका बेटा है, एस का बेटा है, तो कहेंगे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये वाला भी सही। आगे कहेंगे पी आर का चाचा है, तो ये रहा आर, आर का चाचा कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो ये वाली लाइन भी सही है। गलत पूछा तो दो गलत वाला कौन सा हो जाएगा सर, विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्त आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित है। दोस्तों डायरेक्शन और डिस्टेंस में हमसे कहा है विमल पूर्व की ओर 20 मीटर जाता है, तो मैं विमल को पूर्व की ओर 20 मीटर चलाऊंगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे क्या हुआ, फिर बाईं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। देखो दोस्त इसका मुख पूर्व दिशा में है और बाईं मुड़ेगा तो उत्तर में जाएगा। कहां पर जाएगा दोस्त, बाईं मुड़ेगा तो उत्तर में जाएगा, याद रखेंगे। और दूरी इसकी 10 मीटर है, कितनी है साथी, 10 मीटर दूरी है, याद रखेंगे। आगे क्या है, फिर से बाईं मुड़ता है। अभी दोस्त ये उत्तर दिशा में है और अब यहां से फिर से बाईं मुड़ रहा है, और दोस्तों इसकी दूरी भी दे रखी है, कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। कह रहा है प्रारंभ से कितनी दूर है, ये तो खत्म हो गई, कह रहा है वो है अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। शुरुआती बिंदु कहां पर था, ये वाला, अब कितनी दूर होगा, ये तो एक दोस्त आपका आयत बन गया, क्या बन गया, आयत बन गया। तो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, 10, कितनी हो जाएगी दोस्त, 10 हो जाएगी। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1। जल्दी से बताओ सभी को समझ में आया, विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 को आप लोग अच्छे से समझेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो जब भी आपके सामने ऐसी लेटर सीरीज आई तो क्या करना है दोस्तों, पहला पहला लेटर का संबंध बना लेना है। पहले पहले लेटर का मतलब पहला पहला प्यार का संबंध बना लेना है, ठीक है। आप प्यार में नहीं जाएंगे यहाँ पर, ठीक है लोग, अच्छे से याद रखेंगे। पहले पहले लेटर का संबंध बनाएंगे तो डब्ल्यू होता है दोस्तों 23 पर, आर होता है मेरे भाई आपका कितने के पर, 18 पर, एम होता है दोस्तों 13 पर, एच होता है आपका 8 पर। तो अगला वाला क्या आएगा, 23 में से 5 घटा दें, अगर 23 में से 5 घटा दें 18, 18 में 5 घटा दें 13, 13 में 5 घटा दें कितना 8, और 8 में 5 घटा दें तो कितना बचेगा सर, आप कहेंगे 8 में 5 घटा दोगे तो हमारा नंबर आ जाएगा कितना, 3। 3 जो प्लेस वैल्यू होती है वो सी की होती है, किसकी, सी की। सी देखेंगे तो एकमात्र विकल्प है विकल्प नंबर 1। आगे चेक ही नहीं करना है, आगे चेक ही नहीं करना है, परीक्षा में समय बचाना है, तो विकल्प नंबर 1 सही है। अगली ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा है दी गई आकृति में त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जो मैसूर गए हैं। इस प्रश्न के लिए आप लोग क्या करेंगे, अपनी क्वालिटी को 360 कर लेंगे, 360 कर लेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है मैसूर गए हैं, तो कौन दर्शा रहा है, त्रिभुज दर्शा रहा है, तो इनको मैसूर भगा दो जल्दी से, इनकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये मैसूर चले गए, ठीक है। यहाँ पर कहाँ चले गए दोस्त, मैसूर गए हैं त्रिभुज वाले। आगे कह रहा है जो व्रत के लोग हैं वो कहाँ गए, ऊटी गए हैं। सारे के सारे छुट्टियां मना रहे हैं क्या, जल्दी से बताओ। कह रहा है ऊटी गए हैं कौन से, व्रत के लोग, तो आप कहेंगे सर ऊटी भेज देंगे इनको। आगे का जो वर्ग के लोग हैं वो कहाँ गए, मुन्नार गए हैं। सर सारे के सारे लोग टूर पर जा रहे हैं, हम ही बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। देखो यार अगर वर्दी मिल जाएगी तो आपका टूर तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आपको इसके लिए मेहनत करनी है। आप बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन में पूछा है मैसूर ऊटी दोनों जगह जाने वाले लोग को दर्शाने वाला हिस्सा कौन सा है। देखो मैसूर मतलब यहाँ पर त्रिभुज में आना चाहिए, ऊटी मतलब सर्किल में आना चाहिए, तो कौन सा हिस्सा है, आप कहेंगे सर सी वाला हिस्सा ऐसा है जो त्रिभुज और सर्किल दोनों में आ रहा है,
तो विकल्प नंबर डी में देखो सी दे रखा है। आपको विकल्प नंबर सी नहीं लगाना है, विकल्प नंबर डी में सी नाम का लेटर दे रखा है, यही सही उत्तर बनेगा। जल्दी से बताओ क्या समझ में आया, यही इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, नॉन वर्बल से है और ये भी लेटर सीरीज से संबंधित होता है। जैसे हम वर्बल में क्या पढ़ते हैं आपके याद रखेंगे, लेटर सीरीज पढ़ते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर आपके त्रिभुजों से संबंधित सीरीज दे रखी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव ट्रिक देखेंगे। तो देखो इसका अल्टरनेटिव ट्रिक क्या है दोस्त, आपको ये त्रिभुज देखना है, इसका कॉर्नर पकड़ो। पहले कॉर्नर कहां पर था, उत्तर में था, फिर दोस्त पूर्व में आया 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिण में आया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज पश्चिम में आया। तो अब की बार जो त्रिभुज का मुख होगा प्यारे दोस्तों कहां पर, उत्तर की दिशा में होगा। तो उत्तर की दिशा में त्रिभुज का मुख देखो विकल्प नंबर 3 में नहीं है, तो गलत हो गया। इसके बाद आगे चेक करो, आगे चेक करोगे तो ये आपके सामने एक क्या है, एक स्क्वायर दे रखा है। ये स्क्वायर उठ करके इस पर बिंदु पर आया और इस बार फिल था, मतलब पूरा डॉट था। उसके बाद फिर बिंदु यहां से उठा नीचे की ओर आ गया, स्क्वायर खाली था। उसके बाद यहां से स्क्वायर उठा, गौर से समझो, यहां से उठा इस कॉर्नर पर आ गया, तो इस कॉर्नर पर ये भर गया था। तो अब की बार में ऊपर की ओर जाएगा दोस्त, अब की बार ऊपर की ओर जाएगा स्क्वायर, और ये दोस्त भरेगा नहीं, इस बार खाली रहेगा। कैसा है, ये जो स्क्वायर है ये भरेगा नहीं, खाली रहेगा। त्रिभुज नहीं बनाना है, स्क्वायर बनाना है, ठीक है। ये खाली रहेगा, तो खाली रहेगा ऊपर की ओर है, तो देखो ये वाला विकल्प भरा हुआ है, गलत हो गया 1 नंबर का। आगे देखो, आगे क्या करना है, अब देखो इसके अंदर डॉट, त्रिभुज के अंदर एक डॉट बना है ना, डार्क सर्कल। गौर से समझो प्यारे दोस्तों, त्रिभुज के अंदर एक डार्क सर्कल बना है। पहले डार्क था, फिर आपका कैसा है, खाली हो गया, फिर डार्क था, फिर डार्क था, फिर खाली हो गया ये इसमें। तो अब की बार में कैसा होगा, तो आप कहेंगे सर डार्क होगा। अब की बार में इसके अंदर का सर्कल कैसा होगा, तो डार्क होगा। जब डार्क होगा तो आपका विकल्प नंबर कौन से में दे रखा है, 2 में दे रखा है। देखो विकल्प नंबर 4 का जो सर्कल है वो डार्क नहीं है, ये तो ये गलत हो गया। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे दर्पण प्रतिबिंब में पूछा है, इसके बारे में बताना है। 1 मिनट कहाँ गया, जल्दबाजी में लग रहा है भाई साहब, जल्दबाजी में लग रहा, कहाँ गया, आ जा जल्दी से बताओ भाई। इसका सही उत्तर दोस्त क्या होगा, जल्दी से बताओ, इसका सही उत्तर बताना है। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखो दर्पण प्रतिबिंब में प्यारे दोस्तों क्या होता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है। दर्पण के नजदीक वस्तु हमेशा दर्पण के नजदीक रहती है, बस इसको याद रखना है। तो मैं अगर इसकी बात करूंगा तो दर्पण के नजदीक इसका ये वाला हिस्सा है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल है सर। तो इसी प्रकार से दर्पण के नजदीक इसका ये हिस्सा बन जाएगा, कौन सा, ये हिस्सा। और इस हिस्से में जो त्रिभुज बने हैं वो कितने बने हैं, आप कहेंगे सर 2 त्रिभुज बने हैं। कितने, 2 त्रिभुज। और 2 त्रिभुजों में याद रखना है इसके अंदर छोटे छोटे ये गोला बने हैं, ये छोटे छोटे घर टाइप के बने हैं, ठीक है, इस तरह से। और एक बात और तो भूल गए हम सर, कि इस त्रिभुजों में ऊपर वाला जो त्रिभुज है वो पूरी तरह से डार्क है। ऊपर वाला त्रिभुज कैसा है, पूरी तरह से डार्क, नीचे वाला खाली है। तो देखो ऊपर वाला पूरी तरह से डार्क, यहां पर नहीं है, गलत हो गया, यहां पर नहीं है, गलत हो गया। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे इस आकृति को और विकल्प नंबर 3 की आकृति को, ये तो एज इट इज दिखाई दे रही है, तो दर्पण प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं, मतलब 3 नंबर विकल्प गलत। एकमात्र विकल्प है पहले नंबर का जो आपका सही उत्तर बनेगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें हमें फाइंड आउट करने हैं क्या, वर्ग फाइंड आउट करने हैं, इसको याद रखो। स्क्वायर बताना है, कुल कितने स्क्वायर यहां पर स्थित हैं। देखो प्यारे दोस्तों अगर बात करेंगे इस प्रश्न की, तो हम इनमें क्या करते हैं, सबसे पहले गिन लेते हैं 1 नंबर, उसके बाद दोस्त क्या हो जाएगा 2 नंबर, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 3 नंबर, 3 के बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर, 4 के बाद आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा 5 नंबर, 5 के बाद हो जाएगा 6 नंबर, 6 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 के बाद दोस्त हो जाएगा 8, 8 के बाद हो जाएगा 9, और 9 के बाद हो जाएगा 10। तो टोटल कितने आपको मिले वर्ग, आप कहेंगे 10 मिले। नंबर दे दो, 1 2 3 और 4, 5 6 7 और 8, 9 और 10, टोटल कितने वर्ग हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो वर्गों की संख्या दिखाई दे रही है वो क्वेश्चन में हमें 10 दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पर 10 रख दें, कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, 10 ही तो हैं। आगे चेक करो, अब सबको जोड़ करके चेक करेंगे, तो ये 1 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 11वें नंबर का हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये कौन से नंबर का है, तो आप कहेंगे 11वें नंबर का है। आगे देखो, आगे अब आप देखेंगे तो यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर भी तो 1 मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर ये 12वें नंबर का हो गया, इसको 12वें नंबर का बना दो। इसके बाद सर एक और मिल रहा है, अभी अभी कौन सा मिल रहा है, आप कहेंगे यहाँ से तो अभी काउंट किए ही नहीं है, रेड कलर में, गौर से समझो कहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, ये रेड कलर की, ये रेड कलर से मिल जाएगा, तो ये आपका दोस्त 13वें नंबर का हो गया। कौन से नंबर का, 13वें नंबर का। तो देखो 13 तो ऑप्शन में नहीं है, इसके अलावा कोई और भी मिल रहा है क्या, तो आप कहेंगे सर अभी तो पता नहीं चल रहा,
लेकिन अगर आप बता दोगे तो पता चल जाएगा। देखो अगर मैं बताऊं प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर इसको देखेंगे आप लोग, ये एक थोड़ी सी 45 डिग्री अगर आप एंटी क्लॉकवाइज अपनी मुंडी घुमाएंगे, यानी कि अपना सर इस दिशा में थोड़ा 45 लाइक घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका एक और वर्ग मिलेगा। गौर से देखो, थोड़ी सी मुंडी घुमा दो अच्छे से, एक ये वर्ग पता चल जाएगा। मैंने पूरा का पूरा डार्क कर दिया, तो ये हो जाएगा 14वें नंबर का। किससे नंबर का? 14 नंबर का। तो हाईएस्ट नंबर ही 14 दे रखा है, तो ये आपका सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख बनेगा, निम्नलिखित वर्गों के बीच में बेहतर ढंग से दर्शाएगा। जो लेखाकार हैं, लड़कियां हैं, इंटरनेट उपयोग करता है। क्या दे रखा है? लेखाकार, लड़कियां, इंटरनेट उपयोग करता। तो देखो आज की डेट में इंटरनेट तो हर कोई यूज करता है, चाहे वो दोस्त लेखाकार हो, चाहे वो लेखाकार हो, चाहे वो आपकी लड़की हो। गौर से समझो, चाहे वो आपकी क्या हो, गर्ल हो, और इसमें क्या आ जाएगा? इंटरनेट उपयोग करता, दोनों के दोनों होंगे। दोनों के दोनों प्यारे दोस्तों क्या होंगे? इंटरनेट उपयोग करता होंगे। और सर देखो यहाँ पर आ जाएंगे आपके इंटरनेट यूजर, ठीक है, इंटरनेट यूजर। तो देखो यहाँ पर ये लेखाकार के लिए है बनाया, ये गर्ल के लिए। देखो ऐसा है, जो लेखाकार होते हैं प्यारे दोस्तों, उनमें लड़कियां भी तो कार्य करती हैं, लेखाकार में लड़कियां भी तो कार्य करती हैं, और दोनों के दोनों इंटरनेट यूज करते हैं। तो आपका सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1। ऐसी जो आकृति है वो केवल और केवल के विकल्प नंबर 1 में है। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सही उत्तर विकल्प नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। इसमें हमसे कहा है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जल्दी से बताओ ऐसा कौन सा शब्द है जो ओलिट्रेट का शब्द प्रयोग करके नहीं बना सकते। ओबलिट्रेट का प्रयोग करके बताओ कौन सा नहीं बना सकते। जल्दी से आप लोगों को उत्तर बताना होगा। अगर विकल्प नंबर 1 को देखेंगे दोस्त, विकल्प नंबर LOBE दे रखा है, LOB और E। देखो विकल्प नंबर 1 हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा। ट्रीट को देखें तो TREA और T, तो ट्रीट भी बना सकते हैं, यानी जो विकल्प नंबर वो है 2 वाला, ये भी बना सकते हैं। रेट RATE, देखो लास्ट में रेट ही लिखा दिखाई दे रहा है, तो ये भी बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट में रेट दिखा दे रहा है तो रेट भी बना सकते हैं। अब बचा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 में एक लेटर आया है जिसका नाम है F। एफ के कारण हम क्या कर सकते हैं दोस्त? विकल्प नंबर 4 को कभी भी नहीं बना सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो सही उत्तर क्या बनेगा? वही तो पूछा था, नहीं बना सकते। विकल्प नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कह रहा है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो बताना है इस प्रकार बने घन की सम संख्याओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत होगा। तो देखो हमने एक ट्रिक बताई थी, यदि आपको ओपन डाइस का क्वेश्चन मिलता है, यदि एग्जाम में आपको ओपन डाइस या ओपन घन का क्वेश्चन मिलता है, तो क्या करना है? प्रत्येक तीसरी सतह क्या है? अपोजिट होगी। गौर से समझो, प्रत्येक तीसरी सतह क्या होगी? अपोजिट होगी। और उसके बाद दोस्त आपको याद रखना है एक जिगजैग लाइन। अगर मैं यहां से जेड बनाना शुरू करूं तो मेरा जेड यहां पर आएगा। तो गौर से समझो, 1 के अपोजिट में 4 हो गया, और 2 के अपोजिट में आपका 6 हो गया, और यहां पर 5 के अपोजिट में 3 हो गया। तो बताओ ऐसा कौन सा विकल्प है जहां पर सही सही अपोजिट दे रखे हैं? पहला ही विकल्प है 3 और 5 अपोजिट दे रखे हैं। देखो यहां पर हमने 3 5 देखे थे, यही तो अपोजिट पहले विकल्प में है। 1 5 तो अपोजिट है नहीं, 2 4 तो अपोजिट है नहीं, और 4 6 भी अपोजिट नहीं है। तो विकल्प नंबर जो 1 बनेगा प्यारे दोस्तों, ये आपका सही उत्तर बन जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों आज की क्लास यदि पसंद आई है तो आपसे निवेदन है एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो 70 या 80% मेरा एक डेटा बताता है कि 70-80% लोग ऐसे हैं जो क्लास तो देखते हैं प्रॉपर, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार इससे कुछ नहीं होगा, आपको कोई पैसा चार्ज थोड़ी मांगते हैं, इसमें आपको क्लास फ्री मिल रही है। तो सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जब जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जो भी वीडियो आएगी उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। देखो ये मैंने एक वीडियो इसी की अभी रिकॉर्ड की थी, तो प्यारे दोस्तों ये 48 मिनट की बनी थी, ठीक है, 48 मिनट कुछ सेकंड की थी, लेकिन उसका वॉइस गड़बड़ हो गया। क्या चला गया? उसका आवाज़ चला गया। तो लगातार मैं दूसरी बार इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लगभग 80 मिनट हो गए बोलते बोलते, 80 मिनट बोलते बोलते 1 घंटा 20 मिनट में निरंतर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर क्लास पसंद आई है यार, इतना मेहनत जो आपके लिए कर रहे हैं, आपने हमें जो प्यार दिया है उसके लिए निरंतर मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। देखते रहिए, आपका अपना परिवार, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।